नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे भाई। आज हम करने वाले हैं वन लाइनर का वन शॉट और चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी वन लाइनर यहाँ पर देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे भाई, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम 2026 में जो पेपर देने वाले हैं गणित का, वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इसी को हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे कोई भी भाज्य संख्या अगर हम लेते हैं, जैसे कि 9 हमने लिया, इसके फैक्टर निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार। तो 9 को हमने कैसे कर लिया? हमने 3 × 3 लिखा। ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। सेकंड, किसी भी प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि 2 को हम केवल 2 ही लिख सकते हैं, तो 2 से ही डिवाइड होता है। 4 को 2 × 2 लिखा जा सकता है और 253 को 11 × 23 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 11 और 23 से ही डिवाइड होगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पे 253 11 से डिवाइड करेंगे, ना तो ये 7 से होगा, ना 3 से होगा, ना ही 5 से होगा, किसी से नहीं होगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, बचेगा 3, 33 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा 11 से, तो ये सॉरी 23, फिर जाएगा ये 23 से 1 बार। तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो 11 × 23 ही आएंगे, यानी इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। इसके अलावा इनके और कोई फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। जैसे कि हमने लिखा कि प्राकृत संख्या लिखी 253, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? 11 × 23। तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं? 23 × 11। इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं बन सकता। एक प्राकृत संख्या का योग कार्ल फ्रेडरिक गॉस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका एक शब्द में उत्तर बन सकता है या कोई खालिस्तान बन सकता है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ये प्रश्न इस बार की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल महत्तम समापवर्तक कहलाता है। एचसीएफ क्या होता है? जैसे हमने 3 संख्या ली, 12, 15, 21। 12 का फैक्टर निकाला, 15 का निकाला, 21 का निकाला। अब देखो, सबसे छोटी घात को क्या बोलेंगे? एचसीएफ। तो 12 में देखो 2 की घात 2 आ रही है, 3 की घात 1। 15 में 3 की घात 1 और 5 की घात 1 आ रही है। ऐसे देखिए 21 के फैक्टर में 3 की घात 1 आ रही है और 7 की घात 1 आ रही है। तो सबसे छोटी वाली पावर आपको लेनी है। सबसे छोटी वाली घात यहाँ देखो, इसमें भी 3 की घात 1 है, इसमें भी 3 की घात 1 है और इसमें भी 3 की घात 1। तो 3 की घात 1 सभी में कॉमन है और यही इसका क्या कहलाएगा? एचसीएफ। इसके अलावा और कोई कॉमन इसमें है नहीं, ठीक है। अगला देखिए, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम कहलाता है। सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है एचसीएफ, लेकिन सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल होता है उसको हम एलसीएम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक नंबर 6 लिया और एक लिया 20। 6 के फैक्टर 2 और 3 निकाले, पावर में लिखेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। ऐसे 20 के फैक्टर 2 × 2 × 5 आएंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 में हमने लिखा। अब इनमें बड़ी बड़ी घातें निकालो। देखो, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हमने कौन सी पावर उठानी है? 2 की पावर 2, ये उठा लिया। फिर देखो, यहाँ 3 की पावर कितनी है? 1, इसको उठा लिया, और 5 की पावर कितनी है? 1, ठीक है। तो 2 की पावर बड़ी वाली उठानी, ये वाली छोड़ देंगे। अगर कोई 2 बार आ रहा है तो बड़ी वाली घात उठाएंगे, छोटी वाली को छोड़ देंगे। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इनका एलसीएम, जो कि कितना आ रहा है? 60, ठीक है। अगला देखेंगे, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की पावर n और 6 की पावर n संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इस पर भी आप टिक लगा लें, स्टार बना लें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर 4 की पावर n के रूप में कोई संख्या है, 6 की पावर n के रूप में कोई भी संख्या है, तो ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। माने कि 4 पे कोई भी घात लगा दो, आप 2 लगा दो, 20 लगा दो, 20,000 लगा दो, उसका जो कैलकुलेशन करेंगे आंसर आएंगे तो उसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। ऐसे ही 6 पे भी कितने की पावर लगा दो? 2 की लगा दो। 6 पे 3 की पावर लगा दो, आंसर में जो यूनिट डिजिट होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। यही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या किससे डिवाइड होती हैं? 5 से। और 6 के कोई भी फैक्टर ले लें अपन, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा करके, तो वो कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे ही 4 के भी लेंगे तो वो भी कभी 5 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, अगला, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है भाई? a और b के गुणनफल के बराबर होता है। यानी एलसीएम और एचसीएफ का अगर गुणा कर दें तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एलसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। जो चीज़ यहाँ लिखी है उसी की हिंदी उन्होंने यहाँ लिख दी। परंतु हाँ, ये बहुत काम की चीज़ है, ये सत्य और असत्य में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। वो आपसे क्या पूछेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, परंतु ये कंडीशन 3 संख्याओं के लिए लागू नहीं है। 3 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के बराबर नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए हम इसको समझ भी सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा 6 और 4 दो संख्याएं, इनका एचसीएफ अगर अपन निकालेंगे तो कितना आएगा? दोनों का एचसीएफ 2 आएगा। अगर इनका एलसीएम हम निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम दोनों का कितना आएगा भाई? 6 और 4 का भाग 12 में जाता तो 12 क्या आएगा? एलसीएम। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 6 और 4 का, वो इनके एलसीएम कितना आया? 12, और एचसीएफ कितना आया? 2, इनके गुणनफल के बराबर होगा। दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, और एलसीएम एचसीएफ का गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा? 24। लेकिन यही चीज़ 3 संख्याओं के लिए अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी 3 नंबर ले लीजिए। हमने अभी कौन कौन सी संख्या ली थी? 6 लिया हमने, 4 लिया, और इस बार 3 और ले लिया हमने। ठीक है, तो 6, 4 और 3 का जो एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो देखो 6, 4, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 होगा। लेकिन अगर अपन एचसीएफ निकालेंगे 6, 4 और 3 का, तो वही क्या आएगा? तीनों में कोई कॉमन संख्या नहीं है तो 1 आ जाएगा एचसीएफ। अब इन तीनों का गुणा करो आप, 6 का गुणा करो, 4 का गुणा करो, 3 का, और उनकी एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करो। एचसीएफ 1 है, एलसीएम कितना है? 12। तो देखो 4 तिया 12 और 6 72 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ कितना आ रहा है? 12। तो 3 संख्याओं के लिए एलसीएम एचसीएफ वाली ट्रिक काम नहीं करेगी, लेकिन 2 संख्याओं के लिए काम करेगी। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट है 2 लास्ट, इनको और देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हो या अंतर हो, एक अपरिमेय संख्या ही होती है। उदाहरण के लिए जैसे √5 क्या है? अपरिमेय है। अब √5 के साथ में 4 है तो ये पूरी भी क्या है? अपरिमेय है। लेकिन ये क्या है? परिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जब योग किया जाए या अंतर किया जाए तो हमेशा अपरिमेय ही आती है। लेकिन कभी कभी गुणनफल में और भागफल में ये चीज़ लागू नहीं होती। जैसे इन्होंने कहा एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय ही होता है, लेकिन कभी कभी ये नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि भाई 2√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और इसमें हमने एक अपरिमेय संख्या का और गुणा कर दिया, अपरिमेय का, परिमेय का नहीं, तब ये बन जाएगी आपकी परिमेय। √3 का √3 में 3 और 3 का 2 में करेंगे तो 6 आंसर आएगा, जो कि परिमेय होगा। लेकिन अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, दोनों का गुणा करेंगे तो अपरिमेय ही आएगी डेफिनेटली। ठीक है, ऐसी एक परिमेय संख्या का भाग एक अपरिमेय संख्या में दिया जाए या अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का भाग दिया जाए तो हमेशा अपरिमेय ही आएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 के जितने भी 1 लाइनर फैक्ट थे तो हमने कंप्लीट किए। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के 1 लाइनर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।